हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशनल हब में। फ्रेंड्स, सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। 29 तारीख से यानी 29 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो उसी को देखते हुए परिवर्तन आपके लगातार सीरीज ला रहा है, जिसमें आपको इंग्लिश, ईवीएस, सीडीपी, मैथ के आपको साथ में हिंदी भी आपको देखने को मिल रही है। मेरे द्वारा सीडीपी पढ़ाई जा रही है। सीडीपी के लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने देखा था थॉर्नडाइक और स्किनर को। आज हम लोग देखने वाले हैं तीसरे व्यवहारवादी वैज्ञानिक, जिनका नाम है इवान पी पावलोव। उनके बारे में हम लोग जानेंगे, क्या उनका सिद्धांत था, उन्होंने किस पे प्रयोग किया और उस सिद्धांत के क्या कक्षा में महत्व होते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। लिखा है, हेडिंग आपकी लगी है अधिगम के सिद्धांत, जिसमें दो सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिए थे। एक था थॉर्नडाइक का, दूसरा था हमारा स्किनर का। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को मैंने बताया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी यानी प्रयास एवं भूल का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, जबकि स्किनर के सिद्धांत को हम लोग क्रिया प्रसूत या नियमित अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी क्लासिकल थ्योरी ऑफ पावलोव। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। इनके नाम से ही क्वेश्चन कभी कभी उठा दिया जाता है, मैचिंग में आपको ये चीज़ दी जा सकती है। अगर इनके परिचय यानी इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे तो ये एक रूसी वैज्ञानिक थे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़े मतलब अलग। वैसे मोस्टली जो मैंने आपको बताया था कि 80% जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं वो अमेरिका से हैं, चाहे आप स्किनर की बात कीजिए चाहे आप थॉर्नडाइक की बात कीजिए। लेकिन जो आपके पावलोव महोदय हैं वो आपके एक रूसी वैज्ञानिक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इन्हें सन 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नोबेल पुरस्कार इनको लार ग्रंथ के लिए मिला था, ये चीज़ आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। मतलब इन्हें जो नोबेल है वो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए नहीं, जबकि लार ग्रंथ के लिए इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे देखते हैं। अनुबंधन का जनक इवान पी पावलोव को कहा जाता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अनुबंधन का ज़्यादा प्रयोग जो है वो थॉर्नडाइक महोदय ने किया है, लेकिन अनुबंधन का जो पिता है वो इवान पी पावलोव को बोला जाता है। और इस पॉइंट से आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इस पॉइंट को अपने माइंड में रखिएगा, नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे देखिए, इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के समांतर अगर कोई संकेत निर्धारित कर दें तो समान प्रतिक्रिया करना सीख लेता है। अर्थात ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर कोई प्राणी कोई कार्य कर रहा है और उस कार्य के साथ में अगर कोई दूसरा कार्य उसे सिखाया जाए तो वो दोनों कार्य वो समांतर करना सीख लेता है। ठीक है, चलिए अब इनके जरा प्रयोग को समझ लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। प्रयोग शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है फ्रेंड, थॉर्नडाइक का प्रयोग बिल्ली पे था, यानी उन्होंने एक भूखी बिल्ली को क्या किया था, पिंजड़े में बंद कर दिया था। स्किनर का प्रयोग भी एक चूहे पे था, उन्होंने भी चूहे को क्या किया था, पिंजड़े में बंद कर दिया था। जबकि इवान पी पावलोव का प्रयोग है फ्रेंड ये कुत्ते पे था। इन्होंने क्या किया था, किन चीज़ों का प्रयोग किया था, तो घंटी का प्रयोग किया था, एक कुत्ते का प्रयोग किया था और भोजन का प्रयोग किया था। उन्होंने कुत्तों को एक पट्टे से बांध दिया था और वो क्या करते थे, जैसे ही कुत्ते के सामने भोजन को ले जाते थे तो कुत्ते की लार में क्या हो जाती थी, वृद्धि हो जाती थी। ठीक नहीं, आज कैसे होता है, किसी भी अच्छे पकवान को देख के लार में हमारे स्वतः ही वृद्धि हो जाती है, तो कुत्ते की क्या हो जाती थी, लार में वृद्धि हो जाती थी। इसी चीज़ को उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि जब खाना लाते थे और खाने से पहले एक घंटी बजा देते थे, फिर कुत्ते के सामने खाना कर देते थे। ये चीज़ उन्होंने बार बार की, यानी खाना घंटी बजाई, खाना दिखाया, फिर घंटी दिखाई, बंद। अब कुत्ता ये चीज़ समझ चुका था, कुत्ते ने क्या कर लिया था, ये चीज़ समझ ली थी कि यानी घंटी बजी है तो हमें खाना मिलने वाला है। ये वाला पॉइंट वही कह रहा था। मैंने वहाँ पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर इस पॉइंट को आपको समझने में टाइम लगता है। आप समझिए कि पावलोव ने घंटी बजाई और खाना प्रस्तुत कर दिया, यानी घंटी और खाने के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा 2 से 4 सेकंड, इससे ज़्यादा आप टाइम नहीं ले सकते। ये खुद इवान पी पावलोव ने कहा है। तो जैसे ही आप घंटी बजाओ और कुत्ते के कान में घंटी की आवाज़ पहुँचे, तुरंत आप उसके सामने खाने का प्लेट लगा दीजिए, तो क्या होगा, कुत्ते में जो लार की वृद्धि है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट वही कह रहा है कि अगर कोई कार्य आप करने जा रहे हो तो उसके समांतर यानी उसके पैरेलल अगर कोई दूसरी भी वस्तु को संकेत के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाए, तो घंटी आपकी एक संकेत थी कि अब खाना मिलने वाला है। ठीक, तो ये घंटी बजाते थे, तुरंत कुत्ता आता था, कुत्ता खाना
खाना शुरू कर देता था। ऐसा थोड़े दिन तक चलता रहा, लगभग 1 महीने 1.5 महीने तक। फिर उसके बाद हुआ क्या कि पावलव ने घंटी बजाई लेकिन खाना नहीं दिया। तब भी उन्होंने क्या देखा कि कुत्ते के लार में वृद्धि हो रही है, ठीक। अर्थात कुत्ते ने क्या कर लिया था, उस घंटी के साथ में अनुबंधन कर लिया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, यानी उसने क्या कर लिया था, उस घंटी के साथ में अनुबंधन कर लिया था, अनुबंधन कर लिया था। यानी अब जैसे उसको घंटी सुनाई पड़ती थी वो समझ जाता था कि हमें खाना मिलने वाला है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं। अब ये अनुबंधन था कैसा, 2 प्रकार का था। एक था अनकंडीशनल, एक था कंडीशनल। यानी अनकंडीशनल क्या है, जब अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया जाए, स्टिमुलस मतलब उत्तेजक, यानी जब आपका भोजन दिया जाएगा घंटी नहीं बजाई जाएगी। यानी प्रारंभ में उसने भोजन दिया था ना, तो जब आप भोजन दोगे यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस दोगे तो आपको अनकंडीशनल रिस्पांस, यानी आपको जो रिस्पांस अनुक्रिया मिलेगी वो भी अनकंडीशनल मिलेगी। लेकिन वही अगर आप कंडीशनल स्टिमुलस दोगे, यानी आप पहले घंटी बजाओगे तो आपको पहले कंडीशनल रिस्पांस देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, यदि घंटी बजने के बाद में भी लार में वृद्धि नहीं हुई तो इसी को क्या कहा जाता है, विलोपन। अब समझिए, मान लीजिए पावलव ने बार बार घंटी बजाई, ठीक, और खाना नहीं दिया, तो कुत्ते के शुरुआत में कुत्ते ने देखा कि घंटी बजी यानी हमको खाना मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि उसने घंटी और भोजन के साथ में अनुबंधन कर लिया था। लेकिन थोड़े दिन तक ही अगर ऐसा करे वो, मतलब घंटी बजाओ और खाना ना दो, तो कुत्ता आएगा, अब थोड़े दिन कुत्ता समझ जाएगा कि ये सिर्फ घंटी ऐसे ही बज रही है, हमको खाना मिलने वाला नहीं है। तो वही चीज़, इसी चीज़ को क्या कहा गया, विलोपन कहा गया। यानी धीरे धीरे उसकी चीज़ का क्या हो गया, लोप हो गया, अनुबंधन जो था वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर घंटी बजने के बाद में भी लार में वृद्धि नहीं होती तो इसी को हम लोग विलोपन कहते हैं। आगे एक पॉइंट आता है स्वतः पुनर्बलन। ये क्या है, जब कुत्ता स्वयं लार में वृद्धि कर देता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वतः पुनर्बलन कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यानी जब आप किसी भी बाह्य चीज़ से आपको पुनर्बलन नहीं मिलता है तो आप स्वतः में अपना मोटिवेशन स्टार्ट कर देते हो, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वतः पुनर्बलन कहते हैं। जैसे हमने अलग अलग सिद्धांतों की कक्षा में उपयोगिता देखी, इस सिद्धांत की भी हम लोग कक्षा में उपयोगिता देखने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर सीटेड प्रश्न जहाँ से बनाते हैं वो वाला पोर्शन हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें है क्या, इस सिद्धांत का प्रयोग कर हम भाषा का विकास किया जा सकता है। यानी अगर इस सिद्धांत का हम लोग प्रयोग करें तो किसी भी व्यक्ति के अंदर हम लोग भाषा का विकास कर सकते हैं। कैसे भाषा का विकास कर सकते हैं हम लोग, अनुबंधन से। कैसे कर सकते हैं, अनुबंधन से। यानी किन्हीं 2 भाषाओं के बीच में अनुबंधन अगर हम लोग स्थापित कर दें तो वो भाषा का विकास बहुत ही तेजी से किया जा सकता है। आगे क्या है, अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। ये पॉइंट अच्छा है, पूछा जाता है निम्न में से किस व्यक्ति के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, यानी के अनुसार आपके कक्षा में बालकों में आदर्श निर्माण किया जा सकता है। तो इवान पी पावलव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी यहाँ पे भी अनुबंधन का ही कार्य है। कैसे, अगर शिक्षक आपसे अच्छी वार्तालाप करेगा, आपके सामने ऐसे टॉपिक लेके आएगा, ऐसे विचारों को प्रस्तुत करेगा जो आदर्शवादी होंगे, यानी मोरल साइंस वाले होंगे, तो आपके अंदर भी कैसा निर्माण होगा, आदर्शों का ही निर्माण होगा। यानी शिक्षक और बालकों के बीच के जो विचार हैं उनके बीच आपको अनुबंधन देखने को मिलेगा। आगे देखिए, भिन्न भिन्न विषयों के बीच में अनुबंधन स्थापित कर सकते हैं। जैसे मैथ का फिजिक्स के साथ में, है ना, इतिहास का इकोनॉमिक्स के साथ में, इतिहास का संविधान के साथ में। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग एक साथ अनुबंधन करके पढ़ सकते हैं। तो ये आपका इवान पी पावलव का सिद्धांत था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे का आपका जो कोहलर का सूझ का सिद्धांत है उसे बता देता हूँ। चलिए आगे फ्रेंड समझते हैं हम लोग कोहलर का सूझ का सिद्धांत। इससे पहले आप थोड़ा ये जान लीजिए कि आपके थार्नडाइक, स्किनर और आपके पावलव ये तीनों व्यवहारवादी थे, जबकि जो कोहलर हैं ये आपके संज्ञानवादी थे। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक। कभी कभी पूछ दिया जाता है निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक संज्ञानवादी है और निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक व्यवहारवादी है। तो मैंने क्या बताया आपको, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आपके जो थार्नडाइक हैं, थार्नडाइक महोदय जी को, स्किनर को, और अभी मैंने इसी वीडियो में आपको बताया था पावलव को। तो ये 3 आपके फ्रेंड्स व्यवहारवादी हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जबकि आपके ये तीनों कौन है, व्यवहारवादी। जबकि आपके जो कोहलर हैं ये संज्ञानवादी हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक।
चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है कोहलर के बारे में। तो कोहलर के सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, सूझ का सिद्धांत। इंग्लिश में कभी कभी दे देते हैं इसको, मतलब इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देते हैं इनसाइट थ्योरी, ठीक, अंतर्दृष्टि। इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हैं जो बदल कर दे दिए जाते हैं, जैसे गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। ये जरा ये पॉइंट अपने आप दिमाग में रखिएगा, मैं इस पर आगे चर्चा करूंगा कि क्या है। फिर आता है समग्रता का सिद्धांत और अव्ययवाद का सिद्धांत। इसमें मैंने जो आपको गेस्टाल्ट वाला बताया ये थोड़ा आप माइंड में रखिएगा। देखते हैं क्या होता है सूझ। जब बालक किसी समस्या के सभी अंगों को समझ लेता है तो वह तर्क वितर्क द्वारा किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है, तो इसे हम अंतर्दृष्टि या सूझ कहते हैं। यानी जब बालक ने पूरी समस्याओं को समझ लिया, ठीक, अब उस समस्या को समझने के बाद उस चीज़ पे वो तर्क वितर्क करता है। यानी यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई मैथ का क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगर पहले गुणा होगा कि पहले जोड़ होगा, तो मान लीजिए वो तर्क वितर्क किसी से कहेगा कि इस क्वेश्चन में हम लोग पहले जोड़ क्यों नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए बोर्ड मास का ही क्वेश्चन है, तो बोर्ड मास का क्वेश्चन कहेगा ना कि हमने पहले गुणा ही क्यों की, भाग क्यों नहीं किया, तो उसे बताया जाएगा कि एक नियम है। तो पहले क्या करता है, समस्याओं के सभी अंगों को समझता है, फिर उस पर तर्क वितर्क करता है और अंततोगत्वा वह किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाता है। इसी चीज़ को क्या कहा गई है, इसी को सूझ कहा गया है, ठीक। आगे देखिए, आगे है गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है समग्र या संपूर्ण। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जो गेस्टाल्टवाद शब्द है ये जर्मनी का शब्द है, आप ये भी चीज़ थोड़ी आप ध्यान रखिएगा कि गेस्टाल्टवाद जो शब्द है ये जर्मनी का शब्द है, जिसका अर्थ होता है कंप्लीट यानी समग्र या संपूर्ण। इसीलिए इस सिद्धांत को हम लोग समग्रता का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक। अब गेस्टाल्टवाद में आपके सिर्फ यही नहीं है, मतलब अगर आप कोहलर को देखोगे तो कोहलर नहीं है, कोहलर के साथ में आपके और भी लोग थे, जरा उनको भी आप मतलब अपने दिमाग में रखिएगा। एक थे तो आपके मैक्स वर्दिमर, ठीक, मैक्स वर्दिमर। दूसरे थे आपके कुर्ट लेविन और एक भी आपके अन्य हैं जिनका नाम है कुर्ट कोफा। ये तीन व्यक्ति और साथ में थे आपके किसके, कोहलर के। तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी आ जाता है निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक गेस्टाल्टवाद में नहीं है, तो चार हैं आपके, कोहलर, वर्दिमर, कुर्ट लेविन और कुर्ट कोफा। ये चार व्यक्ति आपके संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवाद से संबंधित हैं, ठीक। सन 1916 में कोहलर इस सिद्धांत से जुड़े और सुल्तान नामक चिंपांजी बंदर पर प्रयोग किया। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि कोहलर ने निम्न में से किस पे प्रयोग किया था। ऑप्शन में देंगे आपको बिल्ली, ऑप्शन में देंगे कुत्ता, ऑप्शन में देंगे कबूतर, ऑप्शन में देंगे चिंपांजी बंदर। तो ध्यान रखिएगा, आपके कोहलर ने चिंपांजी बंदर पे प्रयोग किया था, जिसका नाम क्या था, सुल्तान। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक। जबकि थांडाइक महोदय ने बिल्ली पे, स्किनर महोदय में चूहा और कबूतर पे, जबकि पावलोव महोदय ने कुत्ते पे अपना प्रयोग किया था। आगे देखिए क्या कह रहा है। अंतर्दृष्टि की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी यानी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में की है, ठीक। अगर आपको अंतर्दृष्टि के बारे में यानी सूझ या इंसाइट के बारे में जानना है तो आप कोहलर की इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, जिसका नाम क्या है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। आगे बढ़ाते हैं, जरा इनके प्रयोग को समझते हैं। तो इन्होंने एक प्रयोग नहीं किया था, इन्होंने इस चिंपांजी बंदर पे दो प्रयोग किए थे। एक का नाम था सुल्तान चिंपांजी प्लस बक्से वाला, एक का था सुल्तान चिंपांजी प्लस छड़ वाला। और थोड़ा आप ये भी दिमाग में रखिएगा, तो सिर्फ एक ही बंदर नहीं था, इनके पास 6 चिंपांजी बंदर थे और अलग अलग बंदरों से प्रयोग किया करते थे। थोड़ा अलग किस्म के होंगे, आगे देख लेते हैं। जरा पहले प्रयोग को हम लोग इसको समझ लेते हैं कि पहला प्रयोग क्या कहता है। पहले प्रयोग में इन्होंने क्या किया था कि जाली वाला एक डिब्बा था, मतलब जाल कह सकते हो आप उसे, और उसमें चिंपांजी बंदर को इन्होंने बैठाल दिया अंदर, मतलब छोड़ दिया, और साथ में ही बॉक्स जो थे पिंजरे के अंदर वो ऐसे ही इधर उधर करके डाल दिए, ठीक। और बॉक्स के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये हमारा बॉक्स है, इस पर चिंपांजी बंदर होगा, ये बॉक्स पड़े हमारे इधर उधर सब, और यहाँ पे उन्होंने केला का गुच्छा एक पूरा टांग दिया। अब पहले बंदर को जब भूख लगती है, भाई जब तक भूख लगेगी नहीं तब तक वो कुछ करेगा नहीं, ऐसे थोड़ी ना कोशिश करने लगा। अब भूख लगी, अब वो क्या देखता है, केले तो टंगे हैं लेकिन वहाँ तक पहुँचा कैसा जाए। फिर वो करता क्या है, बक्सों को इधर उधर हिलाता डुलाता है और एक के ऊपर एक बक्सा लगाकर उन केलों को प्राप्त कर लेता है और उसकी भूख मिट जाती है। तो पहला प्रयोग हो गया ये। दूसरा प्रयोग क्या था, सुल्तान चिंपांजी व छड़। दूसरी बार में क्या करता है, दूसरी बार में इसमें बक्से की जगह 2 छड़ रख दी जाती हैं, ठीक। एक छड़ लंबी होती है, एक छड़ आपकी
छोटी होती है। इन दोनों छड़ों को क्या करता है चिंपांजी, जब उसको पुनः भूख लगती है इन दोनों छड़ों को जोड़ लेता है और जोड़ करके क्या करता है केले उतार के खा लेता है। तो ये थे आपके दो प्रयोग। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत का 5 संप्रत्यय के आधार पर कार्य करता है। यानी जो आपका सूझ का सिद्धांत है ये आपके 5 संप्रत्ययों पर कार्य करता है। कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है? पहला है लक्ष्य, यानी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य को जब आप सीखोगे तो उसमें बाधाएं आएंगी, जब बाधाएं आएंगी तो आपके अंदर तनाव आएगा, है ना। जब तनाव आएगा तो आप क्या करोगे, चीज़ों को दोबारा संगठित करने की कोशिश करोगे और पुनरुत्थान मतलब पुनः आप उस समस्या से बाहर निकल सकते हो। तो लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन और पुनरुत्थान, ये 5 आपके कॉन्सेप्ट हैं अंतर्दृष्टि यानी सूझ के। आगे समझते हैं कि इस सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं। तो इस सिद्धांत की विशेषता में जो पहली विशेषता ये है कि सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। संज्ञान मतलब मानसिक स्तर से सीखा जाता है, व्यवहारिक स्तर से सीखा नहीं जाता है। आगे क्या है, अधिगम या सीखना अचानक होता है, मतलब प्री डिसाइड नहीं होता है। उन्होंने कहा ना कि अचानक होता है, किसी भी चीज़ को आप अचानक सीख सकते हो। ठीक, ये बाद में कौन है आपके कोहलर। आगे क्या है कि सीखने की प्रक्रिया अस्थायी होती है। ये जरूरी नहीं कि आपने अगर कोई चीज़ एक बार सीख ली है तो वो हमेशा परमानेंट रहे, हो सकता है कभी आप उस चीज़ को भूल जाओ। इसीलिए बोला गया है इस थ्योरी को इनसाइट थ्योरी यानी सूझ। वो डिपेंड करता है आपकी सूझ पे। जब आप अपनी समस्याओं को पूरी तरीके से जान लोगे तो आप उस चीज़ को अपने सूझ द्वारा देख सकते हो। तो ये हमारा इवान पी पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और कोहलर का सूझ का सिद्धांत समाप्त होता है यहीं पे। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसा ही प्यार अपने साथ बनाए रखिएगा। सभी लोग ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।